जी आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12, डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्ट ए। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी की तीन टाइप्स हमने पढ़ी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। ठीक है, तीनों में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव एक जैसे ही होते हैं जो हमने पढ़े हैं मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो चैप्टर नंबर 6 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, वही ऑब्जेक्टिव सब में होते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन सी है। अगर इससे फ़र्क पड़ता होता तो हम हर इकोनॉमी के अलग ऑब्जेक्टिव पढ़े होते हैं। तो असल में वो हमसे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पूछ रहा है। इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट बी, एक्सप्लेन हाउ फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। कैसे फिस्कल पॉलिसी को यूज़ किया जा सकता है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो क्या पूछ रहा भला हमसे, कैसे एक्सपेंडिचर और टैक्सेस के ज़रिए से। लेकिन क्या सिर्फ इतना लिख देना चाहिए? नहीं, अगर इसके मार्क्स पे डिपेंड करता है, मार्क्स ज़्यादा है तो हमें इसमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी के तौर पे इन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो टूल्स, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के तौर पे कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो टूल्स लिखने होंगे हमें। जी क्लियर हो गया क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 2, alongside the benefits of economic growth, certain costs are also associated with it. Identify and discuss the cost associated with economic growth. यहाँ पे cost से उसकी क्या मुराद है? डिसएडवांटेज। उसने सिर्फ लफ्ज़ चेंज किया है, कॉस्ट से मुराद यही होती है कि डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन ए रिसेशन। रिसेशन में इकोनॉमी के फीचर्स क्या होंगे? वो ऊपर के लेवल ऑफ जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, ये सारे डिक्रीजिंग ट्रेंड में होंगे। ये रिसेशन के फीचर्स हैं। जो लेफ्ट साइड पे है ये सारे फीचर्स हैं, इन यही फीचर्स लिखने हैं लेकिन इनके साथ लफ्ज़ ऐड करना है आपने डिक्रीजिंग। पार्ट जो बी है, क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपने? 5। पार्ट बी, सॉरी, एक्सप्लेन द फीचर इकोनॉमी सेशन एंड व्हाट माइट कॉज ए सब्सिक्वेंट रिकवरी। सब्सिक्वेंट रिकवरी किस वजह से हो सकती है? ठीक है, रिसेशन है, इसमें सब्सिक्वेंट रिकवरी हो सकती है, वो किस वजह से? गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की वजह से। गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की वजह से। मार्क्स के लिहाज से उसमें हम एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ को डिस्कस कर देंगे। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी भी हो सकती है रीज़न, लेकिन चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी अभी हमने नहीं पढ़ा तो वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? 5 का ए पार्ट मेरे भाई किन्होंने पूछा था, क्लियर हो गया? और तो कोई क्वेश्चन नहीं? जी जी मेरे भाई, कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन 9, अच्छा 9 का है, ठीक है। चलिए जी, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े। अगर इकोनॉमी रिसेशन में है, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इकोनॉमी रिसेशन से बाहर निकले। गवर्नमेंट कैसे कोशिश करती है? फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए से। फिस्कल पॉलिसी में 2 तरह की पॉलिसीज़ हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़। ज़्यादातर कंट्रीज़ चूँकि रिसेशन को फेस कर रही होती हैं, इसीलिए प्रैक्टिकली ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ होती हैं, पॉलिसी यूज़ होती है, वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। लेकिन एग्ज़ाम में वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ का भी पूछ सकता है और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ का भी। अब आपको लिंक करवाना है कंसेप्ट कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
हमने ये पढ़ा चैप्टर 6 में जीडीपी की कैलकुलेशन, फिर नेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा हमने, क्या होगा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कैसे चेंज हो सकता है ये हमने पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज डिक्रीज कौन कर सकता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से। हम अभी कौन सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, कौन से टूल्स यूज करती है, एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, दो टैक्सेस और एक्सपेंडिचर। हमारा इस यहाँ तक हमने पढ़ा कल के लेक्चर में। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी के इन्हीं दो टूल्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन है। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के टूल्स कौन से हैं, दो, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारे जो नेक्स्ट इस चैप्टर का ये रिमेनिंग चैप्टर और इसके बाद जो ये रिमेनिंग चैप्टर है टैक्स सिस्टम के ऊपर, इसकी डिटेल डिस्कशन। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की डिस्कशन करेंगे हम उसमें। यानी अब आगे फर्दर हम चैप्टर जो हैं 2 चैप्टर्स वो किस चीज़ के ऊपर पढ़ रहे होंगे, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के इन्हीं 2 टूल्स की डिटेल डिस्कशन। आज के लेक्चर में किस टूल को पढ़ना है हमने, टैक्स को। कल के लेक्चर में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को पढ़ेंगे। टैक्स के बारे में सुनिए। सबसे पहले हमें टैक्स तो आपको वैसे पता है ना कि गवर्नमेंट जो पैसे बिला वजह हमसे ले लेती है, बिला वजह हमसे ले, वो टैक्स है। और लेकिन गवर्नमेंट बिला वजह कुछ पैसे देती भी है हमें, या बेनिफिट्स देती है, सर्विसेज देती है, वो ट्रांसफर पेमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, टैक्स सिस्टम के बारे में हमें वो गाइड करना चाह रहा है, टैक्स सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले 2 कंसेप्ट, टैक्स सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं और टैक्स सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। टैक्स सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, टैक्स सिस्टम के करेक्ट, यानी फंक्शन में हम क्या सीखेंगे, टैक्स लगाने के मकसद क्या है, किस काम आता है टैक्स। फंक्शंस का मतलब टैक्स लगाने के मकसद क्या है, क्या टैक्स क्या काम करता है, फंक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स क्या काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि एक टैक्स सिस्टम, अच्छे टैक्स सिस्टम में क्या खसूसियात होनी चाहिए। सबसे बड़ी खसूसियत हमसे पूछे तो ये होनी चाहिए कि उसे होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। हम कहेंगे ठीक है, कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं अच्छे टैक्स सिस्टम की। तो पहले कंसेप्ट क्या पढ़ना है हमने, टैक्स सिस्टम के फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शंस का मतलब क्या है कि टैक्स सिस्टम क्या काम करता है, उसके मकसद क्या है। कहता है पहला फिस्कल ऑब्जेक्टिव, फिस्कल फंक्शन। फिस्कल फंक्शन का मतलब क्या है, टैक्स को फिस्कल पॉलिसी के टूल्स पे भी यूज किया जा सकता है। टैक्स को एज ए टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी भी यूज किया जा सकता है, ये उसका फिस्कल फंक्शन है। भाई वो कैसे, क्या टैक्स को एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यूज किया जा सकता है, बिल्कुल। टैक्स इंक्रीज कर दें एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, टैक्स डिक्रीज कर दें एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्या टैक्स को फिस्कल पॉलिसी के टूल पे के तौर पे यूज किया जा सकता है, ये इसका फिस्कल फंक्शन हो गया। फिस्कल फंक्शन क्लियर है भाई। नेक्स्ट एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन का मतलब क्या है, एलोकेशन ऑफ इनकम, इनकम, एलोकेशन ऑफ इनकम। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल हो इकोनॉमी में, यानी अमीर और गरीब में जो तबकाती फर्क है कम से कम हो। ठीक है, खत्म तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ हमेशा अमीर रहेंगे, कुछ ना कुछ, लेकिन फर्क कम होना चाहिए। गवर्नमेंट, हाँ वो हमने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में क्या पढ़ा था कि ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाला कंसेप्ट है कैसे पूरा किया जाता है इस्लामिक सिस्टम में, ज़कात एंड सदकात के ज़रिए।
लेकिन यहाँ पे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इस्लामिक सिस्टम की नहीं। अब बताइए नॉर्मल इकोनॉमिक में, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में जो गवर्नमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लेके आती है या कोशिश करती है, किसके जरिए से करती है? टैक्स सिस्टम के जरिए से। अमीर लोगों से टैक्स लेके गरीब लोगों पे खर्च करते हैं। तो ये टैक्स का कंसेप्ट है, फंक्शन है एलोकेशन, यानी इनकम की री एलोकेशन होती है। री एलोकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? अमीर लोगों से टैक्स लिया जाए और गरीब लोगों पे खर्च किया जाए, ये है री एलोकेशन। एलोकेटिव फंक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन और कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी टैक्स लगाती है। जैसे अगर गवर्नमेंट चाहती हो कि सिगरेट जो है नुकसानदेह है ओवरऑल सोसाइटी के लिए, इसकी कंजम्पशन प्रोडक्शन कम होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट कैसे कम कर सकती है इसकी? टैक्स बढ़ा के, टैक्स ज़्यादा करके। और अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्क्स में जाएं, सैरो तफरी करें ताकि इनकी सेहत बेहतर हो, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सब्सिडीज़ दे सकती है कि पार्क एंट्री पे कोई टिकट फीस नहीं है और उसमें पार्किंग भी फ्री है। ये सब्सिडीज़ ही होती है ना, सब्सिडीज़। तो गवर्नमेंट रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन या कंजम्पशन को। जिस चीज़ की प्रोडक्शन या कंजम्पशन बढ़ानी हो, इनकरेज करना हो, टैक्स कम, और जिसको डिस्करेज करना हो, टैक्स ज़्यादा। क्लियर? और फिर कहता है इसे इंसेंटिव के तौर पे भी यूज़ किया। सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाई अचीवर्स होते हैं, ठीक है, जो मुल्क और कौम के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम देते हैं, उनको एक इंसेंटिव के तौर पे टैक्स माफ़ कर दिया जाता है सारे, ठीक है। जैसे किसी ज़माने जब हम स्टूडेंट होते थे 15-20 साल पहले, टीचर्स को कोई 75% टैक्स माफ़ होता था। अब उन्होंने कहा नहीं, हाँ अब 40% भी नहीं, अब तो ज़ीरो। अब मेरा नहीं ख्याल टीचर को टैक्स माफ़ है, ठीक, टीचर जी, हाँ। तो अब लेकिन रिटायर्ड जज अगर हो, कोई रिटायर्ड आर्मी चीफ हो या आर्मी के ऑफिसर्स हों, उनको अभी भी टैक्स माफ़ है, इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो ये इंसेंटिव के तौर पे भी टैक्स सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है। फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शन है टैक्स सिस्टम के? फिस्कल, एलोकेशन, रेगुलेटरी, इंसेंटिव। फिस्कल, एलोकेशन, रेगुलेटरी, इंसेंटिव। फिस्कल फंक्शन का मतलब क्या है? फिस्कल फंक्शन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के टूल के तौर पे यूज करती है टैक्स को, यानी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। और रेगुलेटरी एलोकेटिव फंक्शन का, एलोकेशन फंक्शन का मतलब क्या है कि री एलोकेशन ऑफ इनकम, यानी अमीरों से ज्यादा टैक्स लेके गरीबों पे खर्च करे, इससे इनकम का फ्लो मुतवाजन रहेगा। रेगुलेटरी फंक्शन क्या है? कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन कंजम्पशन को इनकरेज करना है, उन पे टैक्स रेट कम कर दिए जाएंगे। कुछ को डिस्करेज करना है, टैक्स रेट ज़्यादा कर दिए जाएंगे। इंसेंटिव, सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कोई नेशनल अचीवमेंट्स की हों, उनको टैक्स में एग्जेम्पशंस या रिडक्शन दी जाते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। टैक्स सिस्टम में एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, इक्विटेबल भी होना चाहिए, बेनिफिट प्रिंसिपल भी होना चाहिए। टैक्स सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, इक्विटेबल भी होना चाहिए, बेनिफिट प्रिंसिपल भी होना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी के दो मतलब है। पहला मतलब ये, टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिस्करेज ना करे। कल हमने ये पढ़ा था कंसेप्ट कि अगर टैक्स रेट ज़्यादा कर दें तो इससे हो सकता है लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अर्न करना छोड़ दें, काम करना छोड़ दें, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एक तो टैक्स सिस्टम में टैक्स लगाने से इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पहला सोल।
और इसी में दूसरा पॉइंट ये है एफिशिएंट टैक्स सिस्टम को एफिशिएंट होने का मतलब ये है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लो होनी चाहिए। यानी गवर्नमेंट जब टैक्स सिस्टम कलेक्ट करेगी कुछ ना कुछ खर्चे तो होंगे उसके, पूरे का पूरा डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है एफबीआर, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लो होनी चाहिए, यह है एफिशिएंसी। इक्विटेबल का मतलब क्या है? इक्विटेबल का मतलब आपके जहन में शायद आ रहा होगा, इसका मतलब है इक्वल होना चाहिए, जितना अमीर से टैक्स लो उतना ही गरीब से। यहाँ पे इक्विटेबल का मतलब ये नहीं है, इक्विटेबल का मतलब बराबरी नहीं है कि बराबर बराबर टैक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इक्विटेबल का मतलब प्रोपोर्शनेट, यानी जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, गरीब लोगों से कम टैक्स लिया जाए, यह है इक्विटेबल का मतलब। इक्विटेबल मुनसिफाना सिस्टम होना चाहिए, बराबरी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इक्विटेबल का मतलब ये नहीं है कि जितना टैक्स अमीरों से लेना है उतना ही गरीबों से लेना है, बल्कि इक्विटेबल का मतलब क्या है? इक्विटेबल का मतलब क्या है? अमीर से टैक्स ज्यादा लेना है, गरीब से टैक्स कम लेना है। फिर बेनिफिट प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि ऐसा करो कराची से सारा टैक्स लो और सारे का सारा लगा दो पिशावर पे, ऐसे होना चाहिए। कराची वाले अगली दफा टैक्स देंगे क्योंकि भाइयों जहां पे टैक्स लगा रहे हो उधर से पैसे लो, भाई फायदा भी तो होना चाहिए। चले सारा ना सही, क्योंकि गवर्नमेंट तो जाहिर है वो पूरे मुल्क की गवर्नमेंट है, लेकिन ज्यादातर फायदा तो जहां से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को होना चाहिए। फिर टैक्स देने का फायदा भी, अब टैक्स मेरे से लें और सड़क बना दे साथ वाले मोहल्ले की, तो मैं अगली दफा टैक्स दूंगा? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। उसी तरह बेनिफिट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जिन लोगों से आप टैक्स ले रहे हैं फायदा भी उन्हीं को पहुंचना चाहिए, या जिन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं उन्हीं से टैक्स ज्यादा लें, ठीक है। क्योंकि जिससे टैक्स ले रहे हैं फायदा भी उसी को, तभी वो अगली दफा ज्यादा टैक्स देगा। थोड़ी बहुत एलोकेशन चलती है, ठीक है, कि जाहिर है वो थर वाले क्या करेंगे, फिर वो तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को एलोकेशन करनी चाहती है, लेकिन मेजर पोर्शन जिस जगह से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसी जगह पे खर्च करना चाहिए। प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए बनाने चाहिए फायदे के, ताकि वो उनको जब बेनिफिट मिलता नजर आए तो अगली दफा वो हंसी खुशी टैक्स दें। यह है बेनिफिट प्रिंसिपल। सिस्टम समझ आया आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्करेज ना हो, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लो हो। इक्विटेबल का मतलब क्या है? रिच पीपल ज्यादा टैक्स दें, पुअर पीपल कम टैक्स दें। इक्विटेबल से खास तौर पे गलती नहीं खानी है आपने कि इक्विटेबल का मतलब इक्वल नहीं। बेनिफिट प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जिन 2 लोग बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं वो ही ज्यादा टैक्स दें। जी बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्स के कितने टाइप्स हैं? टैक्स की टाइप्स, टैक्स को डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक क्लासिफिकेशन का तरीका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और एक तरीका है क्लासिफिकेशन का फ्लैट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ये तो आप इकोनॉमिक्स में स्टार्ट से पढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो इनकम पे लगाया जाता है। कहता है डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि इनकम पे लगाया जाएगा, ऑन इनकम, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इनकम टैक्स, और भी एग्जांपल है वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन समझने के लिए बाकी एग्जांपल याद करने वाली है, समझने वाली एग्जांपल इनकम टैक्स है। उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? जो एक्सपेंडिचर पे लगाया जाता है, एक्सपेंडिचर पे लगाया जाता है। अब भैया रेड मार्कर हो तो दे दीजिएगा मुझे। इनडायरेक्ट टैक्स है जो एक्सपेंडिचर पे लगाया जाता है, और डायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा? जो
डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगाया जाता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर पे। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल क्या है? जो कि एक्सपेंडिचर पे लगता है, सेल्स टैक्स, या इसे सम टाइम कुछ कंट्रीज में वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। फ्यूल टैक्स, जो आप पेट्रोल जब बाइक में डलवाते हैं टैक्स पे करते हैं, वो फ्यूल टैक्स, ये भी सेल टैक्स की एग्जांपल है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। बाकी एग्जांपल्स याद करने वाली हैं, समझने वाली एग्जांपल जो है वो सिर्फ पहली है। डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? सेल्स टैक्स। अब थोड़ा सा वो इसको एक्सप्लेन करता है, कहता है डायरेक्ट टैक्स होता है पेड डायरेक्टली बाय टैक्स पेयर। डायरेक्ट टैक्स तो टैक्स पेयर खुद गवर्नमेंट को पे करता है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली पे नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? कोक की बोतल खरीदने गए, उसके कितने की बोतल है? 100 रुपये की। असल में बोतल 100 रुपये की नहीं है, बोतल हो सकता है 85 रुपये की हो। 15 रुपये सेल टैक्स होता है। आपने देखा होगा इसका ब्रेकअप बोतल के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। प्राइस लैदा लिखी होती है प्लस सेल टैक्स लैदा, फिर टोटल प्राइस लिखी होती है 100 रुपीज़। अब असल में टैक्स पे कर रहे हैं हम, लेकिन हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे। दरमियान में एक मिडल मैन है, इंटरमीडियरी है, एजेंट है। हम उस दुकानदार को टैक्स पे करते हैं 15 रुपये, वो दुकानदार फिर जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे होते हैं वो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जा रहा है, उसमें दरमियान में कोई एजेंट मिडल मैन नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या कहता है? पेड डायरेक्टली बाय टैक्स पेयर। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? पेड बाय इंटरमीडियरी। इसको इंटरमीडियरी पार्टी पे करती है गवर्नमेंट को, कंज्यूमर डायरेक्ट पे नहीं करता। फर्क समझ आया? आगे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिख रहा है, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। कह रहा है डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी दूसरे पर, इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है। कैसे? इनडायरेक्ट टैक्स है, अच्छा पे कर रहा है कौन? मिडल मैन, इंटरमीडिएट पार्टी। वो शिफ्ट किस पे कर रहा है? एंड कंज्यूमर पे। इसका मतलब है गवर्नमेंट अगर सेल टैक्स बढ़ाएगी तो ज्यादा वो दरमियान में मिडल मैन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो शिफ्ट कर देगा आगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स बढ़ाएगी वो मैं शिफ्ट नहीं कर सकता, वो फिर हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई। ठीक, एग्जाम्पल समझ सारी करनी आई क्या? कोई भी पूछ सकता है, समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल काफी है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कंसेप्ट समझने के लिए। आगे चलते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों सिस्टम के। अच्छा, इसमें एक के एडवांटेज हो सकता है दूसरे के डिसएडवांटेज हो, ये तो हमेशा आपको पता है ना। जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो अक्सर एक के एडवांटेजेस दूसरे के डिसएडवांटेज आ जाते हैं। हम पढ़ते हैं, पहले किसको पढ़े हैं? डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस या इनडायरेक्ट के? तो पहले एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस? चलिए एडवांटेजेस पढ़ दें। सबसे पहला इक्विटेबल, और इसके साथ ही जो है इनडायरेक्ट का डिसएडवांटेज बता रहा हूं, इंक्रीजेस इनइक्वालिटी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही, डायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा है? इक्विटेबल। इनडायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेज क्या लिखा है? इनइक्विटेबल, इंक्रीज इनइक्वालिटी। मैं बोतल खरीदने जाऊं, मैं भी 15 रुपए दूंगा। कोई अमीर आदमी बोतल खरीदने जाए वो भी 15 रुपए देगा। अच्छा चलें, हाँ, आपकी निस्बत अमीर हूं, हाँ ठीक है, चलें ऐसे कर लेते हैं। मैं चलें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई एक स्टूडेंट अगर बोतल खरीदने जाए वो भी 15 रुपए देगा, एक रिच आदमी बोतल खरीदने जाए वो भी 15 रुपए देगा। ये तो इक्विटेबल हुआ ना, ये इक्विटेबल नहीं है, ये इनइक्विटेबल है। इक्विटेबल का ये मतलब नहीं होता कि सारे एक बराबर टैक्स दें। इक्विटेबल का मतलब होता है अमीर आदमी ज्यादा टैक्स दे, गरीब आदमी कम दे। बताइए सेल टैक्स में क्या ज्यादा और कम टैक्स होता है कि सारे एक बराबर टैक्स देते हैं?
इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेज में उसने लिखा है क्या, इंक्रीजेज इनइक्वालिटी, इंक्रीजेज इनइक्वालिटी, और डायरेक्ट टैक्स में इक्विटेबल, क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स देगा, जिसकी इनकम कम है कम टैक्स देगा। आगे चलें। सर्टन है, गवर्नमेंट को पता है क्या कि मैं टैक्स बढ़ाऊं तो लोग कमाना नहीं छोड़ेंगे, अक्सर दो चार चंद एक शायद छोड़ दें, ठीक है, टैक्स के नेगेटिव इफेक्ट में पड़ा था, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि लोग कमाना ही छोड़ दें, ठीक है, वो तो भूखे मर जाएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन सर्टन होती है, गवर्नमेंट को कंफर्म है वैसे आने ही आने हैं। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते हुए गवर्नमेंट थोड़ा सोचती है, इसकी कलेक्शन अनसर्टन होती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से डिमांड कम, प्राइस बढ़े, लोग कम चीजें डिमांड करें, लोग उस चीज को कंज्यूम करना ही छोड़ दें। इसीलिए इनडायरेक्ट गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा रही थी, ज्यादा पैसे आएंगे, पता चला पहले से भी कम पैसे आ गए। क्यों? जिस चीज पे टैक्स बढ़ाया था लोगों ने उसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। तो डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज में सर्टन और इनडायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेजेस में अनसर्टन। देखिए आ रहा है कि नहीं, इसके एडवांटेजेस उसका डिसएडवांटेजेस बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब एक कंसेप्ट सीखने से दो दो पॉइंट कवर हो रहे हैं यहां हमारे। आगे चलते हैं। लो कास्ट ऑफ कलेक्शन के इसकी कास्ट ऑफ कलेक्शन कम होती है। कैसे कम होती है कास्ट ऑफ कलेक्शन? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट का असूल होता है, वर्कर्स खुद एक एक करके हमारे पास टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, बल्कि जो उनका एम्प्लॉयर है वो सारे वर्कर्स के इकट्ठी करके टैक्स हमें एक ही दफा जमा करवा देगा। तो गवर्नमेंट ने 10 लोगों से टैक्स लेना है तो 10 लोगों से टैक्स नहीं लेगी, उनके एक बॉस से टैक्स ले लेगी सबका। तो डायरेक्ट टैक्स में कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ज्यादा होती है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। अब देखिए कोक पेप्सी की बोतल जो है वो कहाँ, वो पहाड़ों पे चले जाए वहां पे भी सेल परचेज हो रही होगी, गवर्नमेंट उधर से भी जंगलों में चले जाए, छांगा मांगा चले जाएं तो वहां पे भी परचेज हो रही होगी। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान के कोने कोने से कलेक्ट कर रही होती है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स तो मेजर सिटी से कलेक्ट हो रहा होता है। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स जो है इसकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इसमें अपने पॉलिसीज के जरिए से चेंजेस कर सकती है आसानी के साथ। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या? डायरेक्ट टैक्स डिस्करेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बताइए, डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, मेरी सेविंग ज्यादा हो जाएंगी ना, वो तो कम होंगी। कंजम्पशन, डिस्पोजेबल इनकम जो कम हो जाती है। सेविंग के डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था ना हमने, टैक्स था सेविंग का डिटर्मिनेंट, टैक्स बढ़ने से सेविंग कम, तो सेविंग ने बाद में इन्वेस्टमेंट बनना होता है। जब हम सेविंग कम करेंगे, बैंक में कम पैसे जमा करवाएंगे, कंपनी वाले भी बैंक से कम लोन ले सकेंगे। तो डिस्करेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फिर पॉसिबल टू इवेड, पॉसिबल टैक्स चोरी करना पॉसिबल हो जाता है। कैसे पॉसिबल है? ठीक है, आप एफबीआर वालों के साथ दूसरे जो लोग हैं या किसी टैक्स के एक्सपर्ट बंदे के साथ बात कर लें। हाँ, टैक्स चोरी अक्सर आपने देखा होगा, वो करोड़ों रुपया कमा रहे होते हैं, टैक्स कितना दिया? 12,000 15,000। ठीक है, वो खबर टीवी पे आती होती है, आप भी देखते होंगे कि जो MPs MNA वगैरह है उनकी करोड़ों की जो है उनके असासाजात होते हैं, और टैक्स कितने दे रहे होते हैं? चंद हजार, उनसे ज्यादा टैक्स हम दे देते हैं। पॉसिबल टू इवेड। फिर अनपॉपुलर, ये बदनाम है डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जब आप दे रहे होते हैं आपको पता भी नहीं चलता इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स चुप चुप कलेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स देते हुए पता चल रहा होता है, मेरी सैलरी डिसाइड हुई थी 1,000 रुपया, मुझे मिल रहे हैं 900 रुपया, ये 100 रुपया गवर्नमेंट लेके जा रही है। ठीक है, फिर हम हर दूसरे दिन कहते हैं टैक्स इतना ले लेते हैं और हमारे घर में पानी नहीं आता, लाइट चली जाती है, वो 6-6 घंटे लाइट नहीं आती। ठीक है,
तो डायरेक्ट टैक्स जो है ये अनपॉपुलर है, अनपॉपुलर। क्लियर हो गया? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट टैक्स के? इक्विटेबल है, अमीरों से ज्यादा गरीबों से कम लिया जाता है इनकम के लिहाज से। सर्टन है, गवर्नमेंट को कंफर्म है जरूर कलेक्शन होगी। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लो है, चंद एक पॉइंट से कलेक्ट किया जाता है। फ्लेक्सिबल है, गवर्नमेंट चेंजेस कर सकती है। डिसएडवांटेजेस, डिस्करेज करता है डायरेक्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, सेविंग डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, कम सेविंग होगी। पॉसिबल टू इवेड, टैक्स चोरी करना आसान होता है डायरेक्ट टैक्स। और अनपॉपुलर, ये लोगों में ज्यादा पॉपुलर नहीं क्योंकि अपने हाथ से पैसे जाते नजर आते हैं। अब पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एडवांटेजेस क्या है? चेंजेस द डिमांड ऑफ गुड्स, वो हमने पढ़ा किस फंक्शन में पढ़ा? रेगुलेटरी में। गवर्नमेंट जिन चीजों की डिमांड को बढ़ाना चाहती है उन पे इनडायरेक्ट टैक्स कम, और जो नेगेटिव गुड्स है, जो नुकसानदेह हैं लोगों के लिए, उन पे टैक्स बढ़ाएं तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। फिर इंक्रीजेस टैक्स नेट। टैक्स नेट असल में इससे बढ़ता है, सेल्स टैक्स से। पूरे मुल्क में चंद लाख लोग हैं जो टैक्स देते होंगे, इनकम टैक्स। सेल्स टैक्स हर बंदा क्या, हर बच्चा भी दे रहा होता है। वो 1 रुपए की वो कैंडी गोली लेने के लिए जाए ना, उसके ऊपर भी सेल टैक्स होता है। आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे लेकिन सेल टैक्स आप भी दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता होगा जब पाकिस्तान का कोई शहरी इनडायरेक्ट टैक्स ना देता होगा। भाई कमा नहीं रहे, खर्च तो कर ही रहे हैं ना। अलाउज पीपल ग्रेटर चॉइस, हाँ पीपल के पास चॉइस है क्या, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स दें चाहे ना दें। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं है कि बोतल खरीदे गए उनका मेरी मर्जी नहीं है, मैं इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दूंगा, बोतल में से सिर्फ मेरे से प्राइस कलेक्ट करो, सेल टैक्स ना कलेक्ट। इसका यह मतलब नहीं है, चॉइस का यह मतलब नहीं है। चॉइस का क्या मतलब है? आप इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देना चाहते ना, हाँ तो बोतल ही ना खरीदे, बोतल ही ना खरीदे, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डिफिकल्ट टू इवेड, इसको इवेड करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। अच्छा, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। डिफिकल्ट टू इवेड का। अच्छा चले सुने, डिसएडवांटेज में ये कंसेप्ट समझा था, अभी समझा देता हूँ। आप जाके कह सकते हैं दुकानदार को कि इसमें चीज़ की सिर्फ असल प्राइस लें, टैक्स ना लें। वो कहेगा भाई नेट प्राइस है टोटल, यहाँ तो दोनों पैसे यहाँ छोड़ दें, अलग-अलग नहीं कर सकते। लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम जब ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे ना, अब ये थोड़ा ज़रा एग्जाम्पल अपने तक रखिएगा। ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे तो होटल पे स्टे, आपको पता है टैक्स गुड्स पे भी होता है, सर्विसेज पे भी होता है। तो हम क्या करते थे, होटल में स्टे कर, फर्म जो है वो अच्छा खासा बजट दे के भेजा करते थे हमें। उधर हम होटल में स्टे करते थे, फर्म को पता होता, फ़ोन करके पता कर रहे थे अच्छा इस इलाके में अच्छे होटल कौन से स्टे करने के लिए, उनमें क्या रूम रेंट है, उसके हिसाब से बजट दे देते थे। वहाँ जब जाते थे होटल वाले से पूछते थे सर रूम रेंट क्या है, वो कहता था सर 2000 रुपये, इसमें 16% सेल टैक्स भी शामिल है। हमसे कहते थे सेल टैक्स ना लो, वो कहता था नहीं सर ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम जैसे ही आपकी एंट्री करेंगे ना तो उसमें आपकी जो इनवाइस होगी कि आपने कितने दिन स्टे किया है तो सेल टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे इनवाइस की क्या ज़रूरत है, इनवाइस की गवर्नमेंट कौन सा आके हर रोज़ रात को कमरे गिनती होगी, भाई कितने भर गए हैं, इतने खाली है तो इतने का टैक्स कलेक्ट करो। गवर्नमेंट को इनवाइस से गर्ज है ना, इनवाइस बनेगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा, इनवाइस ही ना बनाओ। वो कहता था ठीक है, फिर उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग होती थी। और इस ट्रांजैक्शन को इकोनॉमिक्स में, इस ट्रांजैक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी 2 नंबर काम नहीं कहते, इसको कहते हैं टैक्स सेविंग, इसको कहते हैं टैक्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो ये अच्छा, कैन मोटिवेट ब्लैक मार्केट, ये ब्लैक मार्केट का कंसेप्ट समझ हो गया, समझ आ गया। डिफिकल्ट टू इवेड है लेकिन फिर भी इसे अवॉइड किया जा सकता है। कोई स्टूडेंट बता सकता है, कह रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी इनडायरेक्ट टैक्स से, ये कैसे? आज के लेक्चर में इस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में जो सबसे अहम कंसेप्ट, वैसे तो एग्जाम में जब पूछेगा हर कंसेप्ट के मार्क्स इक्वल होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा अहम होते हैं प्रैक्टिकली भी।
ये सबसे ज्यादा अहम है कि इनडायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेज में है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बायस होगा, प्राइस बढ़ेगी। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। कैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी? सेल्स टैक्स से। मुझे बताइए, ये है हमारा आउटपुट, अटेंटिव होकर जरा समझिएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये है प्राइस, ये सप्लाई। सिंपल माइक्रो लेवल की डायग्राम समझ, या चले मैक्रो किसको कर लेते हैं, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई का डिटरमिनेंट था, क्या पढ़ा था हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में? सप्लाई का डिटरमिनेंट था, यहाँ के डिमांड का डिटरमिनेंट था, सप्लाई का। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से सप्लाई कर्व पे क्या चेंज आएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, पक्की बात है। अभी इस वक्त प्राइस लेवल ये है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा, उससे हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई 1। अब आउटपुट कितनी हो जाएगी? ये। और प्राइस लेवल क्या? प्राइस लेवल बढ़ गए। प्राइस लेवल बढ़ने को ही तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन हुई किस वजह से? एग्रीगेट सप्लाई कर्व के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से। और एग्रीगेट सप्लाई के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की रीजन क्या थी? उसकी कॉस्ट बढ़ गई। ये भी इन्फ्लेशन है, इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको क्या कहते हैं? जो किस वजह से राइज होती है? सप्लाई के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस। ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक ये समझ आया कंसेप्ट? एक और क्वेश्चन पूछूं। अच्छा, अगर कोई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो कोई डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी होगी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस वजह से होगी? एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से? बढ़ने की वजह से। शाबाश। तो इन्फ्लेशन की दो टाइप्स हैं, एक जो सप्लाई की वजह से आए और दूसरी जो सप्लाई की वजह से आए उसका क्या नाम है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो डिमांड की वजह से है उसका क्या नाम है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जी, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ आए? चलिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा सिंपल है। टैक्स की एक तो टाइप है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ज्यादातर इकोनॉमिक्स में यही यूज होते हैं। लेकिन एक और टाइप भी है, फ्लैट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। अगर हमारी इनकम बढ़े टैक्स बढ़ेगा, ये कंसेप्ट नहीं है। टैक्स तो हमेशा बढ़ेगा। असल चीज ये है कि टैक्स रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इनकम बढ़ने से टैक्स रेट सेम रहे, टैक्स रेट, टैक्स नहीं कह रहा, टैक्स रेट सेम रहे, इनकम बढ़ने से टैक्स रेट सेम रहे, तो हम कहेंगे फ्लैट टैक्स सिस्टम। अगर इनकम बढ़ने से टैक्स रेट अप हो जाए, टैक्स रेट, टैक्स नहीं करा, टैक्स रेट अप हो जाए, तो फिर कौन सा? प्रोग्रेसिव। और अगर इनकम बढ़ने से टैक्स रेट डाउन हो जाए, समझ आया? यही कंसेप्ट था, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए, फर्ज कीजिए हमारा एक कंज्यूमर है, हमारा इंडिविजुअल मिस्टर है, उसकी इनकम है 1000, टैक्स है 100। वो कहता है 3 सिचुएशन दे रहा हूं, अगर इनकम बढ़ के 2000 हो जाए, पहली सिचुएशन, और टैक्स ये हो जाए। दूसरी सिचुएशन, इनकम बढ़ के 2000 हुई, टैक्स ये। तीसरी सिचुएशन, इनकम बढ़ के 2000 हुई और टैक्स ये। एक चीज नोट करें, इनकम बढ़ रही है, टैक्स तीनों केसेस में बढ़ रहा है। तो टैक्स तीनों केसेस में बढ़ रहा है,
तो क्या इसका मतलब है ये तीनों केसेस जो हैं प्रोग्रेसिव के हैं? नहीं, कंसेप्ट ये नहीं है इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ रहा है कि नहीं, टैक्स रेट बढ़ रहा है कि नहीं। ओरिजिनली टैक्स रेट कितना है? ओरिजिनली टैक्स रेट कितना है? 10%। इनकम बढ़ के 2000 हुई, अब टैक्स हो गया 250, टैक्स रेट कितना है? कितना हो गया, कैलकुलेशन करें। 12.5%। कौन सा सिस्टम है? प्रोग्रेसिव। ये कौन सा है? प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ के 2000 हुई, टैक्स बढ़ के 200 होया, कितने परसेंट? कितना हो गया? ये कौन सा हो गया? अगर इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट उतना ही हो, फ्लैट, इनकम बढ़ के 2000 हुई, टैक्स हो गया 150, 100 से बढ़ के 7.5%। ये कौन सा है? रिग्रेसिव। समझ आए? टैक्स, हाँ अभी नहीं, शाबाश, अभी समझ नहीं आई। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अब ये है हमारे डायग्राम। इस डायग्राम में हमने वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ टैक्स, एक्स एक्सिस पे है लेवल ऑफ इनकम। अब देखें, इनकम लेवल बढ़ रही है, टैक्स रेट सेम है। इनकम लेवल बढ़ रही है, टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव। इनकम लेवल बढ़ रही है, टैक्स रेट कम हो रहा है, रिग्रेसिव। ये टैक्स सिस्टम। तो बताइए आज के लेक्चर में हमने क्या कंसेप्ट सीखे? सबसे पहले टैक्स सिस्टम के फंक्शंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे। फंक्शंस क्या है टैक्स सिस्टम के? फिस्कल, एलोकेशन, रेगुलेटरी, इंसेंटिव। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टैक्स सिस्टम के? एफिशिएंसी, इक्विटेबल, बेनिफिट प्रिंसिपल। इक्विटेबल का मतलब समझ आ गया? इक्वल नहीं है। चलिए, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होता है? इनकम पे लगे के, इनकम पे लगे जो कि डायरेक्टली पे करते हैं, शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी एग्जांपल इनकम टैक्स। सेल्स टैक्स एक्सपेंडिचर पे लगता है, इंटरमीडियरी पे करता है, शिफ्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी एग्जांपल सेल्स टैक्स। बाकी एग्जांपल याद कर लेनी है। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है टैक्स की? फ्लैट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। इनकम बढ़ने से रेट बढ़ जाए, इनकम बढ़ने से रेट कम हो जाए, इनकम बढ़ने से रेट सेम रहे। डायग्राम बनाई, पॉजिटिव स्लोप रिग्रेसिव, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव प्रोग्रेसिव है, नेगेटिव रिग्रेसिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन फ्लैट। ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए था, टेबल याद नहीं करना आपने, टेबल सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। चलिए आज का लेक्चर यहाँ कंक्लूड करते हैं।